एक चीज विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, विपक्ष से ना उम्मीद करो इतनी सादगी से, विपक्ष से ना उम्मीद करो इतनी सादगी के साथ। ये दौर अलग है, ये लोग अलग है। अगर इस दौर में इंडी अलायंस से वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो तुम, क्योंकि तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जिस दिन से निर्मला सीतारमण जी ने बजट पढ़ा है, उस दिन से विपक्ष जो है बदहोश है कि उनको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी ऐतिहासिक बजट और ऐसा ड्रीम बजट भी कोई वित्त मंत्री पेश कर सकता है। जैसे आपने सदन को बताया था कि उन्होंने 8वें बार लगातार बजट पेश किया, एक रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया है, तो उन्होंने सिर्फ 8वें बार बजट पेश करके रिकॉर्ड सेट नहीं किया है, परंतु इस बजट को बिल्कुल सही है। ये कैसे जा रहे हैं बाहर नहीं जा सकते। एक सेकंड माननीय घनश्याम तिवारी जी ने, सर क्योंकि मैं जो उन्होंने कहा, एक सेकंड, एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय घनश्याम तिवारी जी ने, जिनको संसदीय व्यवस्था की लंबी जानकारी और अनुभव है, एक प्रश्न उठाया है कि क्या सदस्य अपना भाषण देकर उसको तुरंत बाहर जाना चाहिए, और इसका दूसरा रूप है क्या पूरे सत्र के दौरान सदन में अपने भाषण देने के लिए ही आना है। ये दूसरा है। इसका एक तीसरा पहलू और है कि संसदीय प्रणाली में जिसकी व्याख्या बेस पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में की गई है, कोलन सेक्टर में की गई है, और अनेक बार सदन के पीठाधीन अधिकारियों द्वारा भी की गई है। ये अति आवश्यक है कि मर्यादित आचरण का आधार दूसरे की बात सुनना और अपने विचार व्यक्त करना। प्रजातांत्रिक व्यवस्था तभी आगे बढ़ सकती है जब अभिव्यक्ति का अधिकार हो, वो अधिकार कुंठित नहीं हो, और जो अधिकार अभिव्यक्ति का इस सदन के सदस्यों को प्राप्त है, जिसके बारे में बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा अधिकार प्राप्त करने के बाद अनंतवाद न होना, दूसरे की बात न सुनना, अपनी बात को कहकर निकल जाना, ये मुद्दा आपने उठाया है। और आपने उपयोग किया है कि अपना अभिभाषण दिया एंड यू शो बैक टू एवरीवन एल्स। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर इस सत्र के दौरान मेरा निर्णय आपको मिलेगा। एक सेकंड, एक सर, तिवारी बोल चुके ना, तो दूसरा तिवारी बोल दे सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पर सर मैं आपको एक बात कहूंगा प्रमोद जी। जी सर। मेरे लिए आप सदा प्रथम हैं सर, दूसरे नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ा कदम उठाना पड़ेगा कि मैं भी आपका ही हूं। ठीक है सर, ठीक है सर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इधर से भी सफर करूं और इधर से भी करूं। ठीक है, मैं ऐसे कुछ तो राहत मुझे भी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, बोलिए सर। परंपरा की बात चली और मैं इस बात का समर्थक हूं जो तिवारी जी ने उठाया। सर, परंपरा ये भी रही है कि जब वित्त जैसे
मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर चर्चा हो रही हो और वो करें, तो माननीय वित्त मंत्री जी को भी एक मिनट सुन लीजिए। वहां बोल रहे हैं इस समय अखिलेश जी। वित्त मंत्री जी को दिखाई पड़ रहा है यहां से, वित्त मंत्री जी लगातार अनुपस्थित हैं रखने के बाद। अब मुझे नहीं मालूम वित्त मंत्रालय का कोई राज्य मंत्री भी शायद इस समय नहीं है, क्योंकि एक ही ले दे के हैं 14 से। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, ये अपमान भी राज्यसभा का ना हो तो अच्छा है। मैं इस पे आपका आग्रह कर रहा हूं परंपरा। माननीय सदस्यगण, जो बात उठाई है जानकारी के अभाव में उठाई है। बड़ा अच्छा होता मेरे से जानकारी ले लेते। I would compliment the Honorable Finance Minister that she has shown exemplary adherence to the rules. Finding that her commitments are there for parliamentary work, she has sent to me a written communication well in advance, and she has been scrupulously careful and regardful to the entire institution to depute Shri Harsh Malhotra for the purpose. And Shri Harsh Malhotra is present here. Number two, decide right now. Parliamentary practice allows it. There is no government at any point of time which has not faced such situations. There are occasions when the Honorable Prime Minister is required to be here. The chair is always apprised of the situation, that in his absence, who will handle the situations? And I can tell you there has been no lapse. Howsoever I may take you as Pratham, the point you raised is rejected because it did not have adequate foundation. और देखिए ये तो तरीका है, वरना कपिल जी ने आखिर में जो बात कही वो विस्तार से चिदम्बरम जी कह चुके थे. चिदम्बरम जी concluded his speech, a very sound speech, every word was careful, but with that observation which Kapil ji monetized. Am I right? Please continue. सर, दोनों तिवारियों के बीच में एक किसान हूं सर, मुझे पूरा उम्मीद है आप भी एक किसान हैं, तो एक किसान को मौका देंगे आप सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. जैसे कि मैं कह रहा था कि जब से बजट की अनाउंसमेंट हुआ है तो सारा विपक्ष बदहोश कि उनको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी बजट पेश हो सकता था. 4 सालों से हम सुनते आए और सारा विपक्ष कह रहा था कि मिडिल क्लास के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मध्यम वर्ग के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मोदी जी ने मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है. और जब बजट में 12 लाख रुपए इनकम टैक्स को माफ कर दिया तो इनके पास कुछ कहने के लिए रह नहीं गया. अब आंकड़े देते हैं कि नहीं जी इतने नंबर नहीं देते थे, वो नहीं करते थे. हमेशा इनकी वाणी जो होती है निराशजनक होती है. और मोदी जी साफ तौर से कहते हैं अगर कोई रोड़ा है इस देश को महान बनने में और विकसित होने में, इनकी मानसिकता जो विपक्ष की मानसिकता है इसके वजह से है कि बिल्कुल इनके निराशपूर्ण इनके सारे भाषण होते. अभी हमारे एक सदस्य मेरे से पहले बोल रहे थे, अरे $5 ट्रिलियन से क्या होता है, इकोनॉमी से क्या होता है. अरे 5वें नंबर में 10 साल में मोदी सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत जिसने हम पे हुकूमत की उनसे ज्यादा बड़ा हमारे इकोनॉमी को बना दिया और इनको लगता है कुछ नहीं हुआ और बहुत जल्द तीसरा होने वाला है. और बोले क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये आंकड़े दिखाएंगे वो आंकड़े दिखाएंगे, परंतु कभी भी किसी चीज पर तारीफ नहीं करनी. क्या 12 लाख, ये इनको लगा कि 12 लाख जो हमने वित्त मंत्री जी ने 12 लाख जो माफ किया, क्या ये मध्यम वर्ग के लिए अच्छा था, इसको इन्होंने नहीं बताया. नहीं, खराब निर्णय था क्या, इस पे विपक्ष नहीं बोलेगा.
बहुत बेहतर, पूरा भारत कह रहा है कि बहुत अच्छा निर्णय था, परंतु विपक्ष उसके बारे में आंकड़ों में बताने कि आपने अमीरों का टैक्स काट दिया तो इसका टैक्स काट दिया। उधर अब जब इकॉनमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बोले आप 6% पे बढ़ रहे हैं। अरे शायद मुझे लगता है विपक्ष भूल गए कि अभी हाल में ही कोविड के से पूरा वर्ल्ड की इकॉनमी किस तरह पीछे चल रही है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी अगर कोई विश्व में है तो वो हिंदुस्तान है, और उसके लिए इनको तारीफ करने की मौका नहीं मिल रहा। अरे जी 8 होना चाहिए, आपको तो 60 साल का मौका मिला, आपने कर लेना चाहिए था, पर उसके बारे में बात नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। प्रियंका जी आप तो न कहे बेहतर ही होगा कि आपकी पार्टी तो जिस मूल रास्ते पे चलती थी उस पे भी आपने चलना बंद कर दिया है, तो उस पे चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मिडिल क्लास की बात होती है और कंजम्पशन की बात हुई कि अरे इकॉनमी इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि कंजम्पशन नहीं है, कंजम्पशन नहीं होगा तो कैसे हमारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एमएसएमईज कैसे बढ़ेंगे। कंजम्पशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए को टैक्स हटाकर 1 लाख करोड़ को इंजेक्ट किया है हमने इकॉनमी के अंदर, पर अब बोलते हैं कि 1 लाख करोड़ से क्या होगा, हमारी इकॉनमी इतनी बड़ी है। भाई जो कुछ करिए, जो इनके कहने पे नहीं कि उनको कभी था नहीं, बुराई के तरह जो कहते थे, जब वो हो जाता है, उम्मीद से ज्यादा हो जाता है, तो एक कुछ ना कुछ इनको नुक्स निकालना है। सुधारने के लिए इनके पास कोई सुझाव नहीं है। रोजाना गाली देने के लिए इनके पास शब्द कभी इनके समाप्ति नहीं होते हैं, इसका बड़ा दुर्भाग्य है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, यही 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का बजट था, 1 लाख करोड़ का, और अब 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा अलग किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 10 सालों में क्या ये कंजम्पशन बूस्ट नहीं करेगा। मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं। कुछ आंकड़े हैं, माननीय हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उनको मैं कुछ आंकड़े 2014 से लेकर 2024 के बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने भी कुछ आंकड़े इस बजट के बारे में बताया था। बैंक के एनपीए 2014 में कितने थे? 11% थे, और आज 2024 में कितने हैं? 0.6% पे हैं। 2009 से 2014 तक वेल्थ क्रिएशन कितना हुआ था? 13 लाख करोड़ का क्रिएशन हुआ था, और इस 10 सालों में कितना क्रिएट हुआ है? 310 लाख करोड़ वेल्थ क्रिएशन हुआ है। फॉरेक्स एडिक्शन कितना हुआ? फॉरेक्स की बात होती है, 2009 से 2014 तक $50 बिलियन था, और आज के तारीख में $350 बिलियन। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग 2009 से 2014 तक 1.5 लाख करोड़ हुआ था, और आज 2019 से लेकर 26 तक 55 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे होगा। फिगर्स आपको साफ तौर से बताएंगे। अभी हेल्थ की बात हो रही थी, तमाम योजनाएं इस सरकार ने लागू की हैं पिछले 10 सालों में, जिससे तमाम लोगों के पैसे बच रहे हैं और सरकार के पैसे बच रहे हैं। उसमें से 2 चीजों को ही मैं आपको गिनवाना चाहता हूं। आयुष्मान भारत कार्ड में जनता के 1.2 लाख करोड़ रुपए जनता के बचे। जन औषधि केंद्र में 80% का डिस्काउंट मिलने के बाद 30,000 करोड़ रुपए दवाई खरीद में लोगों के बचे हैं। नल से जल योजना में 12 करोड़ से ऊपर घरों तक पानी पहुंचाया गया है, जिससे बीमारियां कम हुई हैं। तो कम से कम हर व्यक्ति के घर में नल जिसके यहां पहुंचा है, कम से कम 40,000। वेस्ट बंगाल में तो दिक्कत है ही, मैं जानता हूं, उस पर भी आऊंगा, अभी घबराइए मत। वेस्ट बंगाल में भी विस्तृत से आपको बताऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। जहां तक नल से जल योजना की बात है, उसमें 40,000 रुपए लोगों के बच रहे हैं। पीएम सूर्य घर बिजली योजना से जिसके घर में लगेगा, उसको 25 से 30,000 रुपया हर महीने बचत होगा, साल में बचत होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड की बात होती है तो किसान को 30,000 रुपए उसके माध्यम से बचते हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और अगर आप बाकी चीजें देखें, और अगर डायरेक्ट बेनिफिट जो लोगों को हो रहा है उसमें देखा जाए, तो 3 लाख करोड़ रुपए साफ तौर से सरकार के बच के सीधे गरीबों के खाते में जा रहे हैं।
बात होती है, क्योंकि मैं एक पूर्वांचल से आता हूं और खेती करता हूं, किसान की बहुत बातें होती हैं और अन्नदाताओं की बात बहुत होती है इस हाउस में। मुझे ये पता नहीं है कितने लोग खेत पे जाते हैं, कितने लोग किसानों से मिलते हैं। हो सकता है विपक्ष के लोग, ये फार्म हाउस दिल्ली में बहुत होते हैं, उसमें जाके किसानों के बारे में सोचते होंगे, क्योंकि किसानों के बारे में यहाँ जो चर्चाएं विपक्ष करती है वो जनता से बिल्कुल परे है। उसमें सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक हमारे सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो अब हिंदी पिक्चरों के बारे में अपना पूरा बात बता रहे थे, हिंदी पिक्चरों के बारे में बता रहे थे कि कैसे हमारे किसान मदर इंडिया में जैसे किसानों की हाल थी वैसे किसान आज भी है। अरे उनको मैं बताना चाहूंगा कि किसानों, मैं चाहता हूं अखिलेश भाई, मैं भी चाहता हूं आप इधर ही आना चाहते हैं, चिंता मत करिए, जल्दी मिलेंगे आप इधर, घबराइए मत। बिहार के चुनाव से इधर आ जाएंगे आप, रुकिए। तो मैं आपसे साफ तौर से कहना चाहता हूं, उन्होंने मदर इंडिया की बात बताई, बिल्कुल पिक्चर 1957 में बनी थी अध्यक्ष जी, 1957 में। हाँ, तो 60-70 के हिसाब से मदर इंडिया के जो दृश्य थे उन्होंने बिल्कुल सही बता रहे, उस जमाने में किसानों का वही हाल था, वही बिल्कुल हाल था। अब जो हाल है किसानों का, जब से मोदी जी ने किसानों के लिए तमाम योजनाएं लगाई हैं, उसी पिक्चर में एक गाना था जो आजकल किसान गा रहे हैं, दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आए रे, रंग जीवन में आया लाया रे। ये गाना हमारे शकील बदायूं जी ने लिखा था। तो हमारे किसान की जिंदगी में सचमुच में दुख के दिन बीते रहे। और किसान के बारे में, अरे भैया यहाँ तो डीएपी और पोटैश और यूरिया के बारे में जानता नहीं है कोई। यहाँ दाम यूरिया का कितना है कि 5 साल में दाम ही नहीं बढ़ा है, 2-4-5 रुपए का अंतर हुआ होगा। उस पर 12 लाख करोड़ सब्सिडी प्रदेश देती है कि आज पोटैश हो, आज यूरिया हो, आज डीएपी हो, उस पर सब्सिडी देकर किसानों को सही दाम पे सब्सिडाइज आज जो फर्टिलाइजर मिल रहा है। आज यूरिया की एक नई फैक्ट्री लगने जा रही है, जबकि यहाँ हम सिर्फ इंपोर्ट करते आए 50 साल से। आज यूरिया में इंपोर्ट खत्म करने के लिए एक यूरिया की फैक्ट्री बन रही है। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, किसानों के लिए क्या क्या किया गया है इसके मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 2013 और 14 में किसान के लिए कितना बजट में पैसे लगाए गए थे? 21,000 करोड़ रुपए। कितने? 21,000 करोड़ रुपए। और 2025 और 26 में किसानों के लिए कितने पैसे आवंटित किए गए हैं? 1.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे किसानों को दिए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से 8 करोड़ किसानों का फायदा हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपया बढ़ा दी गई है। 1 लाख करोड़ रुपए इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से किसानों के लिए आमदनी बढ़ी है। किसानों के सस्ते खाद के बारे में बता ही चुका। किसान सम्मान निधि से 3.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में गए हैं। और किसानों की बात टीएमसी करती है। अरे क्या हाल वेस्ट बंगाल में किसानों के है। आलू के किसानों ने कितनी आत्महत्या कर ली है, इसके बारे में टीएमसी कोई रिपोर्ट देती। जैसे अंग्रेज कहते थे, जैसे अंग्रेज जब थे वहां, जब किसान कोई मरता था तो बोलते थे मैल न्यूट्रिशन से मर गया, किसानी की वजह से नहीं मरा है। और टीएमसी क्या कहती है कि जब किसान कोई आत्महत्या करता है, अरे ये इनके मैरिज डिस्प्यूट की वजह से मर गए होंगे, मैरिज डिस्प्यूट की वजह से मर गए होंगे, मैरिज डिस्प्यूट की वजह से मर गए होंगे, डिप्रेशन की वजह से मर गए होंगे। और किसानों की बात विपक्ष कर रही है, बड़ी दुख की बात है मैडम, बड़ी दुख की बात है। किसानों की बात कर रहे हैं आप। अब एक बात है, तमाम बात यहाँ स्वास्थ्य की हुई,
तमाम बात यहां स्वास्थ्य की हुई, स्वास्थ्य के बारे में बात हुई। काम उससे होने का काम होगा ही होगा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए अगर किसी गरीब को कैंसर हो जाता है तो उसका पूरा खानदान 3 पुश्त तक कर्ज में डूब जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी को और साफ तौर से निर्मला सीतारमण जी के लिए कि कैंसर के लिए जो उन्होंने अनाउंस किया, कैंसर गंभीर बीमारियों के इलाज के सुलभ बनाने के लिए सरकार सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर को स्थापना करेगी। अगले 3 वर्ष में 200 नए कैंसर सेंटर 25-26 में शुरू किए जाएंगे, जिससे मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज किया जाएगा। 36 ऐसी जीवन रक्षक दवाएं हैं जिनको बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त करवा दिया गया है। तो क्या ये लोगों को फायदा नहीं करेगा? आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं। तमाम ऐसे राज्य थे जिन्होंने आयुष्मान कार्ड को लागू ही नहीं किया, और उसका एक दिल्ली एक है, और एक वो कारण है कि जितनी ये केंद्र की योजनाएं थी दिल्ली ने जो लागू नहीं किया, उसकी वजह से आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2013 में और 14 में 33,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान कार्ड पे खर्चा हुआ था, और ये इस साल 96,000 करोड़, नेली 3 गुना इसको बढ़ा के किया गया है। क्या गरीबों की मदद करना कोई पाप है क्या? मुझे लगता है ये रोज गरीब की बात करते हैं, ये गरीबी नहीं हटाना चाहते हैं। इन्होंने हमेशा गरीब को हटाने की बात की है, और मुझे इसका दुख है। और मैं इस बजट में वो एमएसएमई हो ये अंत में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये बजट सिर्फ आंकड़ों की गणना नहीं है, बल्कि नए भारत की कहानी है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर, नवाचार की अग्रणी और हर नागरिक के लिए अवसर भरा है। और एक अंत में बैठते बैठते मैं एक चीज विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, विपक्ष से ना उम्मीद करो इतनी सादगी से, विपक्ष से ना उम्मीद करो इतनी सादगी के साथ। ये दौर अलग है, ये लोग अलग है। अगर इस दौर में इंडी अलायंस से वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो तुम, क्योंकि तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो।